सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी। नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। आज हम मौजूद हैं बायतू में। बायतू विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। बायतू विधानसभा क्षेत्र कर्नल सोनाराम के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की भी अपनी वही समस्याएं हैं जो तमाम क्षेत्रों की हैं। वो चाहे रोजगार हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, इसके अलावा तमाम दूसरी चीजें हैं जिनकी आम लोगों को जरूरत है, जिसकी मांग वो करते हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए यहाँ की जनता भी मौजूद है। 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमन चौधरी मौजूद है। आप कर्नल सोनाराम साहब के बेटे हैं और उनका प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर। कुंभाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाज सेवी हैं। कैलाश चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार जब विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे तो कैलाश चौधरी साहब भी मैदान में थे बीजेपी के टिकट पर। और बालाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बड़े किसान नेता हैं और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और एक तरह से ये भी कह सकते हैं इनके लिए टिकट के दावेदार भी हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। रमन जी, मुझे एक बात बताइए, इस क्षेत्र में हम भी घूमे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की है, बहुत सारी समस्याएं अभी भी नजर आती हैं। और अगर कर्नल साहब की बात की जाए, उनकी छवि राजस्थान की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर है, फिर इतनी दिक्कतें क्यों? देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 50 साल की तुलना पिछले 5 साल से करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो विकास के कार्य पिछले 5 साल में हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो बिजली के विभाग में हो, चाहे PhD हो, चाहे अपने एजुकेशन में हो, जो विकास पिछले 5 साल में इस क्षेत्रफल का हुआ है, मेरे को नहीं लगता वो पिछले 50 साल में हुआ है। जी, पिछले 50 साल में वो विकास नहीं हुआ है, ऐसा कहना है रमन जी का। आप बताइए कैलाश जी। पिछले 5 साल के अंदर इस क्षेत्र को सबसे पीछे अगर कोई रहा है तो राजस्थान में बायतू विधानसभा क्षेत्र रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो पहले समस्या थी वही आज भी समस्या है। और हॉस्पिटल के अंदर कोई चिकित्सक नहीं है। इन्होंने जैसा बताया कि हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सक है, चिकित्सक मात्र बायतू के अंदर 1 डॉक्टर है। क्या उससे कोई पूरा क्षेत्र संभल पाता है? और ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर अध्यापक मात्र 1 है और कई विद्यालय तो बंद हो गए। और सड़कें इतनी टूटी हुई है, जर्जर हालत है उनकी, सड़कें सारी टूटी हुई है और कह रहे हैं कि हमने ये काम करवाया। इन्होंने बाड़मेर जिले का पूरे राजस्थान में अगर बायतू विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के सिवा कोई काम नहीं किया। और इसकी वजह से बायतू विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जिसकी वजह से बायतू विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कैलाश जी। बालाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, जो बातें रमन जी ने की, जो बातें कैलाश जी कह रही हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? उसमें आपको लगता है कुछ और जोड़ेंगे आप? कैलाश जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं कि मेन समस्या इस एरिया की है पानी। जो साथ में बाढ़ में लिफ्ट कैनाल योजना शुरू की गई थी, उस योजना को शुरू करने के बाद 2007-2010 तक पूर्ण होनी थी। वो योजना वहाँ की वहाँ पड़ी है। और स्थानीय विधायक ने कहा, आज से 14 जुलाई 2012 को यहाँ के विधायक ने कहा था कि अगर ये पानी नहीं आया बायतू में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस्तीफा तो दूर रहा, वो नैतिकता के आधार पर वो क्या करेंगे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ कुंभाराम जी भी हैं, समाज सेवी हैं कुंभाराम जी, उनसे भी जान लेते हैं पहले, फिर लोगों के पास भी चलेंगे और अपने तमाम वक्ताओं के पास भी आएंगे। कुंभाराम जी, ये तो राजनीति की बात हुई, समाज सेवी हैं आप, क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि परिसीमन में बदलाव हुआ, उसके बाद कर्नल सोनाराम जी आए वहाँ यहाँ पर, तो उसके बाद से क्या कुछ है? कई पार्टियों की सरकारें आई और गई। 50 साल से इस देश के अंदर में कोई विकास का जो मुद्दा होना चाहिए था, ये डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया के हिसाब से कोई प्रोविजनल मैनुअल में छूट नहीं मिली और यहाँ के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो सरकार वादा करती है, कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, फिर वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं।
वादा नहीं पूरा करने का मकसद है। कोई कहता है कि सरकार आगे हमारी मानती नहीं है, कोई आकर के कुछ और सुना जाता है। और यहाँ पानी की समस्या है, किसानों की यहाँ भयंकर समस्या है फसल संबंधी। ये यहाँ फसल पे ही ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान लोग यहाँ कृषि रहते हैं, तो यहाँ किसी भी साइड का बेनिफिट नहीं है। जो भाव निर्धारित होने चाहिए थे वो भी नहीं है, तो सिवाय यहाँ किसानों को घाटा दे रही है सरकार। कोई भी बेनिफिट के लिए किसानों के लिए कोई स्पेशल योजना इस क्षेत्र में नहीं बढ़ाई। किसानों के लिए इस क्षेत्र में कोई स्पेशल योजना नहीं बनाई गई है। डॉक्टर रमन चौधरी, आप खुद भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, इन तमाम जगहों पर युवा कांग्रेस में आप अध्यक्ष के तौर पर, जिलाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं, राजनीति बेहतर तरीके से समझते हैं। इस क्षेत्र में जो हमें नजर आई मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बेहद ज़रूरी हैं। पानी की समस्या तो है, ये लगभग राजस्थान में हर जगह नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर विकराल रूप मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों से बात करके पता चला कि पाइपलाइन नहीं है, लोग कभी भी कुओं से या बोरवेल से या फिर बोरिंग के जरिए पानी लेने को मजबूर हैं। देखिए, समस्याएं अनेक हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए करीब 65 साल हुए हैं, और जो हमने प्रोग्रेस पिछले 65 साल में की है वो कोई अपने आप में कम नहीं है सर। अगर हम आलोचना करें तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, परंतु अगर हम देखें कि भाई क्या क्या पिछले 5 साल में या पिछली कांग्रेस सरकारों में जो जो विकास के कार्य हुए हैं, तो अपने आप में वो सराहनीय है। अगर आप किसी भी एक मुद्दे को ले लीजिए, आप PHD को ले लीजिए, पानी के मामले में ले लीजिए। बाड़मेर बायतू विधानसभा में करीब 250 रेवेन्यू विलेजेस हैं, जिसमें 2 बड़ी परियोजना है, एक फलसून लिफ्ट कनाल है और एक बाड़मेर लिफ्ट कनाल है। दोनों में करीब 500 करोड़ की आवेदन हो गया है, कार्य पूरे जोरों पे। बाड़मेर लिफ्ट पूरी हो गई है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी बायतू में आनी है और जिसके मार्फत करीब 176 रेवेन्यू विलेजेस को पानी पहुंचाया जाएगा, वो कार्य पूरे जोरों पे है। और जो फलसून की लिफ्ट कैनाल है वो भी अभी कार्य में है। तो ये दोनों कार्य पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत हुए और 500 करोड़ के रुपए इसमें दिए गए। लेकिन शिक्षा को लेकर यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। एक कॉलेज नहीं है ऐसा जहाँ पर यहाँ के बच्चे 10वीं 12वीं के बाद जाकर पढ़ाई कर सकें। बिल्कुल, देखिए पहले मैं बताऊँ क्या हुआ है। सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी 9 स्कूलें सैंक्शन हुई हैं, मिडिल से सेकेंडरी 40 स्कूलें सैंक्शन हुई हैं, प्राइमरी से मिडिल 23 हुई हैं और नई प्राइमरी खुली हैं 18। अब जहाँ तक देखिए जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, देखिए शिक्षक भर्तियों को लेके जरूर देखिए जहां तक शिक्षकों का सवाल है, पिछली सरकार में करीब 10,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, परंतु क्योंकि स्कूलों का क्रमोन्नत किया जाता है, देखिए अगर कोई चीज कोर्ट में पड़ी है तो उसको आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर कोई मामला कोर्ट में अटका है किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। कम से कम 30,000 शिक्षकों की भर्तियां कोर्ट में आज की तारीख में रुकी पड़ी हैं सर। तो वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई जो प्रोसीजर है उसको लेके है, तकनीकी डिफिकल्टीज हैं, तो उसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं मान सकते क्योंकि ये कोर्ट प्रॉब्लम है सर। ये कोर्ट प्रॉब्लम है, चलिए इस पर भी बात करेंगे। मैं आप सबके पास आऊंगा, आप लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन उनकी बात सुनिए फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आप सबके पास आऊंगा। कैलाश जी, मुझे एक बात बताइए, तमाम दिक्कतें हैं, आप पिछली बार चुनावी मैदान में थे, परिसीमन के बाद इस सीट में बड़ा परिवर्तन हुआ था, फिर आप काफ़ी अंतर से हारे, इस बार क्या उम्मीद करें? इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत है, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर तो हमारा सीधा, क्योंकि नया विधानसभा बना था, 4 विधानसभाओं को तोड़कर बायतू विधानसभा बनाया गया था, तो इसकी वजह से हमारा सीधा सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं था। और इस बार जो विधानसभा बना है इसके अंदर हमने सतत संपर्क किया और 5 साल तक हमने जनता के हर दुख सुख के अंदर साथ में रहे और हमने काम किया, जिसकी वजह से आज इतना जन समूह, इतना जन अपार सहयोग मेरे को मिल रहा है। और हमने जनता के लिए हर समय, जैसे कहीं अगर काम नहीं हुए तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो भी हमने आंदोलन किए हैं। हमारे बायतू के अंदर कालका एक्सप्रेस जो हरिद्वार जाती है वो नहीं रुकती थी, इसके लिए हमने आंदोलन किया और उसमें मैंने
11 दिन तक आमरण अनशन किया और उसके बाद में आज बाईतू के अंदर कालका एक्सप्रेस रुकती है और वो सभी जनता की सहयोग से आज रुक रही है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो मजदूर भाई थे हमारे क्षेत्र के, वो बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे काम करते थे और किसी कारणवश वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ सरकारी आदेश से बंद हो गई थी। उसके बाद में हमने आंदोलन किया और उग्र आंदोलन किया और जिसकी वजह से वहाँ पर मैंने 31 दिन आमरण अनशन किया और मेरे को जेल के अंदर डाला गया। उसके बाद में भी मैं जनता के साथ में जेल के अंदर भी अनशन किया। इसकी वजह से जनता आज मेरे साथ है और आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से भारी मतों से विजयश्री हासिल होगी। और कांग्रेस के प्रत्याशी है जिन्होंने इन 5 सालों के अंदर सिर्फ झूठे वादे करने के सिवा कुछ काम नहीं किया। उन्होंने आकर सिर्फ झूठे वादे किए और जैसा रिफाइनरी के नाम पर ही राजनीति की गई। रिफाइनरी के नाम पर सिर्फ लीलाड़ा के अंदर रिफाइनरी लगाना, उसके बाद में कह रहे हैं पचपदरा पे रिफाइनरी लगेगी। अरे पचपदरा में रिफाइनरी कहाँ है? वो जो पत्थर का शिलान्यास किया गया वो तो लेके गए, अभी वहाँ कुछ नहीं है। ये सारी राजनीति है और सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए ये झूठे वादे कर रहे हैं और झूठे वोटों झूठी राजनीति कर कर ये चुनाव से कुछ समय पहले मात्र 6 महीनों के अंदर इन्होंने जितनी थोथी घोषणाएं की है उसकी वजह से आज लोगों के अंदर भयंकर आक्रोश है, जनता के अंदर भयंकर विरोध है, इस सरकार के खिलाफ बहुत रोष है। इसकी वजह से इस बार बाईतू की जनता ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी श्री हासिल करेंगे। चलिए, बायतू की जनता ने क्या निश्चय किया है वो बायतू की जनता से पूछेंगे। बालाराम जी, मुझे एक बात बताइए, रिफाइनरी का मुद्दा यहाँ पर बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त। हर आदमी के मन में ये सवाल है, हर आदमी जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वजह क्या है, देख रहे हैं आप लोग। रिफाइनरी इस कांग्रेस सरकार की सोची समझी चाल थी। मतलब पहले तो इन्होंने बाईतू में लीलाला में घोषणा की, बाद में पचपदरा में घोषणा की। ये सिर्फ इनके कांग्रेस के 5 साल के कुशासन और विफलताओं को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह के किए कि लोग इस बात में उलझ जाए और हमारी कांग्रेस सरकार की विफलताएं लोग भूल जाए। इसलिए या पहले इन्होंने लीलाले में की क्यों? पचपदरा में तो जो जमीन सरकारी जमीन है, अब क्या स्टेट के टाइम से ही वहाँ से जमीन सरकारी जमीन है, कहीं से ही करते तो पहले वहीं करते ना। इसलिए ये सिर्फ थोथी घोषणाओं और लोगों का कांग्रेस सरकार की विफलताओं का ध्यान हटाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ध्यान हटाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, बहुत सारी उम्मीदें कर रहे थे लोग कि अगर रिफाइनरी लगती है तो रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे, ऐसा अभी होता नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा वो दूसरी बात है। कुंभाराम जी, रिफाइनरी का जो मुद्दा बना हुआ है वो चुनाव में कितना असर करेगा, लोगों के मन में क्या है? ऐसा है कि जो सरकार ने वादे किए थे कि हम रिफाइनरी यहाँ लगा रहे हैं, तेल यहाँ निकला है, किसानों का इसमें विकास होगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये मुद्दा इसलिए बहुत ही यहाँ जनता का आक्रोश है कि जनता के साथ अन्याय हुआ है। जब तेल यहाँ निकल रहा है और सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो रही है तो रिफाइनरी क्यों दूसरी जगह शिफ्ट की गई? इसलिए यहाँ की जनता यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बिल्कुल नाराज है, गवर्नमेंट से नाराज है कि ये गवर्नमेंट झूठे वादे करती है, काम नहीं करती है। हमें ऐसा चाहिए प्रत्याशी, ऐसी सरकार चाहिए जो यहाँ काम करे और इस जनता का भला करने वाली सरकार की आवश्यकता है, वादों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वादों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, जनता चाहती है कि केवल वादे करने वाली सरकार ना मिले, सरकार वो मिले जो उनके लिए काम करे और सरकार वो मिले जो उनके बारे में सोचे। आप बताइए जरा, क्या स्थिति है क्षेत्र? सर, हम विद्यार्थी मित्र हैं, लगभग 5 साल से यहाँ बैठे हैं और सरकार ने हमारे नाम से शिक्षा सहायक भर्ती से इन्होंने 10 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, लेकिन इन्होंने आज दिन तक ये न तो भर्ती निकाली, कोर्ट के अंदर डाल दी और ये पैसे लेकर जेब के अंदर डालकर बैठे हैं और ये सरकार कोई काम की नहीं। आज हम है ना विद्यार्थी मित्र, ये जिंदा लाश अशोक गहलोत की तरह हम रो रहे हैं रोड पे। आज NRHM और विद्यार्थी मित्र और पैरा टीचर और सब रोड पर बैठे, 80,000 भर्ती रोक पर लगी हुई है। और बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या है। लोग तरह तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश कारगर होती नजर नहीं आ रही। हम ये यहाँ का कह रहे हैं, बाईतू विधानसभा क्षेत्र का, बाईतू और वैसे बाड़मेर जिले का भी आज दिन तक किसानों का जो फसल बीमा था ये कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। किसी किसान को कोई फायदा, मतलब किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ से। किसानों की ये मेन समस्या फसल बीमा और दूसरे में ये रिफाइनरी का मुद्दा था। यहाँ का किसानों का बहुत बड़ा भयंकर आक्रोश है जो किसानों ने
मतलब रिफाइनरी ये वहाँ मतलब ये कांग्रेस सरकार ने पचपदरा शिफ्ट कर दी। दूसरा मुद्दा है यहाँ की सड़कें, जो विधानसभा क्षेत्र बायतू है, बायतू की आप सड़कें देख सकते हो यहाँ की कैसी सड़कें हैं जो आपका यहाँ देख सके। शिक्षा विभाग में देखो तो आप यहाँ एक भी मास्टर, एक कहीं स्कूल में एक मास्टर है, कहीं स्कूल में 2 मास्टर है और 10वीं और मतलब मिडिल स्कूलें हैं। अच्छा, दूसरे में ये जो शिक्षक हैं जो मतलब यहाँ के ऐसे शिक्षक लगाए हुए हैं जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। आप बताइए। सर, यहाँ पर रिफाइनरी का मुद्दा सबसे बड़ा था और यहाँ मुख्यमंत्री और विधायक साहब की आपसी लड़ाई की वजह से इस पूरे बाड़मेर जिले को इनकी आपसी लड़ाई वजह से रिफाइनरी खोनी पड़ी और आज विकास में हम 100 वर्ष पीछे चले गए इन विधायक महोदय की वजह से। इन्होंने आपसी लड़ाई और अपनी रोटियां सेकने का काम किया, ठेकेदारी का काम किया जाके केर एनर्जी में। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला और शिक्षा के नाम पर इन्होंने यहाँ एक महाविद्यालय की घोषणा की वो भी नहीं की। और यहाँ पर जितने कोई भी काम दूसरा व्यक्ति भी करवाना चाहते थे तो इन विधायक साहब ने उनको रोकवाया, क्योंकि इस जनता के साथ जो अच्छा काम होगा वो रुकवाना काम मात्र किया है तो कर्नल सोनाराम ने किया है। यहाँ के विधायक की वजह से बाढ़ में पूरे बायतू विधानसभा जो है ना, जिसके साथ इतना धोखा हुआ ना, वो किसी राजस्थान किसी विधानसभा के साथ नहीं हुआ। किसी विधानसभा के साथ नहीं हुआ। कुछ किसान भाई मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, कुछ किसान भाई मौजूद है हमारे साथ। आप खड़े होइए। यहाँ मुझे एक बात बताइए, कहा यह जाता रहा है कि किसानों ने भी विरोध किया पहले रिफाइनरी का। किसानों ने ठीक ही विरोध किया था, यहाँ के विधायक ने। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, विधायक है कहाँ? अगर विधायक ने कुछ काम किया होता तो आज यहाँ पर उपस्थित होते। डॉक्टर साहब ने 2 उपलब्धियां गिनाई थी, उसका भी कहा कि अभी चल रही है, पिछले 4.5 साल में क्यों नहीं हुई, अभी वो क्यों चल रही है। दूसरी बात है, साहब ने कहा था कि रिफाइनरी यहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, मेरी लाश देखोगे। वो विधायक कहाँ है, इस बात का डॉक्टर जवाब दे। जी, इसका जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर रमन चौधरी से इसका जवाब ले लेते हैं। कर्नल साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम मुद्दे, मैं आप सबके पास आऊंगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर रमन चौधरी साहब, ये सवाल आप सुन रहे हैं, ये सारे सवाल जनता के सवाल हैं, इसका जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं मेरे मित्र कैलाश जी के कालका एक्सप्रेस का जो उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की है, मैं ये सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इनके यहाँ धरने से कालका यहाँ नहीं रुकी। कर्नल सोनाराम जी जो यहाँ 3 बार MP रहे हैं, उन्होंने वहाँ रेलवे बोर्ड से जाके वहाँ के आला अधिकारियों से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि से कर्नल साहब हम जरूर कालका वहाँ रोकेंगे। आप वहाँ लोगों को कहिए कि आज संयम बरते और कालका जरूर रुकेगी। कर्नल सोनाराम जी यहाँ आए, लोगों को कहा कि ये मेरी गारंटी है, या तो आप बोल लो यार। लोगों को कर्नल सोनाराम जी ने कहा कि आप संयम बरते, कालका जरूर रुकेगी और कालका यहाँ रुकी। दूसरी बात रिफाइनरी को लेकर है, इसमें बीजेपी की जो दोगली नीति है वो सामने आती है। 1 मिनट, देखिए ऐसा है, 15 जुलाई को बाड़मेर में हमने एक रिफाइनरी के खिलाफ महापड़ाव रखा था, जिसमें कैलाश जी मौजूद थे। उन्होंने बयान दिए, परंतु लीक में नुकसान देखते हुए कैलाश जी पीछे मुड़ गए और रिफाइनरी का मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया। कैलाश जी 15 तारीख को महापड़ाव में हमारे साथ थे, परंतु परेव और लीक क्षेत्र में नुकसान देखते हुए इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसको कहते हैं दोगली राजनीति, पहली बात। और दूसरी बात, बालाराम जी जो हमारे साथ यहाँ मंच पे खड़े हैं, जो रिफाइनरी के खिलाफ धरना था वो इनके सहयोग से चल रहा था। तो अगर ये कहते हैं कि ये रिफाइनरी के पक्ष में है तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कर्नल सोनाराम जी की आज भी आस्था है कि रिफाइनरी यहाँ लगे, वो भी एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको भी कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ता है। और जब हमने
मुझे एक बात बताइए, जो बातें वो कह रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? मैं चाहूंगा आप लोग एक एक कर बोले ताकि आप सबकी बात जनता सुने। मैं ये कहता हूं कि कर्नल सोनाराम जी कह रहे हैं कि अगर हमने कालका के लिए हमने वो किया, कर्नल सोनाराम जी ने जब कालका यहाँ पे हमारा आंदोलन था, रेल रुकी हुई थी और जो कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े उनमें से सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे, उनको आकर कहा डिप्टी को कि लाठी चार्ज करो, इनको मारो, ये शब्द कहने वाले कालका रुकवाएंगे? कभी नहीं रुकवा सकते। और दूसरी रही बात, ये सिर्फ रिफाइनरी की जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चे होते तो आज जनता के बीच में होते। ये बाईतू की जनता तो यहाँ बैठी है, पूरे विधानसभा की क्यों छुपते हुए दूसरी जगह खड़े हैं? लेकिन मुझे एक बात का और जवाब दीजिए। मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, बीजेपी ने भी इस प्रदेश पर राज किया है, उस शासनकाल में क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, मुझे जरा वो भी बताइए। बीजेपी के शासन में यहाँ पर सैकड़ों हजारों विद्यालय कर्मोन्नत हुए, विद्यालय कर्मोन्नत होने उसके बाद में शिक्षकों की भर्ती हुई, और जितना यहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी थी तो उसके लिए वसुंधरा राजे जी ने अपने शासन के अंदर पोखरण, फलसूंड, बालोतरा, शिवाना योजना है जो बाईतू के लिए है, उसके अंदर पानी के लिए वसुंधरा राजे जी ने प्रथम चरण के अंदर पानी की स्वीकृति की, जिसके 450 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और उन 450 करोड़ की वजह से वो जो आज पाइपलाइन डाली जा रही है वो 2008 के अंदर खरीदे हुए वसुंधरा राजे जी के टाइम के पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, सिर्फ चुनाव को देकर अभी डाल रहे हैं। बाकी हमारे बाईतू को अगर उस समय वो पानी अगर जैसे वसुंधरा राजे जी ने शुरू किया था उसी तरह उस समय अगर बीच में रोका नहीं गया होता तो आज बाईतू की जनता मीठा पानी पीती। ये बात है, लेकिन सिर्फ गुमराह करने के लिए और जो विकास वसुंधरा राजे जी के टाइम के अंदर इतने काम हुए। लेकिन 2008 में जो स्वीकृति की वो भी तो चुनावी बजट में स्वीकृति हुई थी, तो उसको कैसे जनता ये मान ले कि वाकई जनता के बारे में गंभीरता से सोचकर उन्होंने फैसला लिया? उस समय वसुंधरा राजे जी ने जो हमारी मांग थी, हमने मांग उसी समय रखी, हमारे यहाँ के विधायक थे उन्होंने सबने ये मांग रखी, और उस समय जो स्वीकृति थी, पैसों की स्वीकृति कर दी गई थी और पैसे आ गए थे और उसका हेड भी अलग बना दिया गया था और अधिकारी भी लगा दिए, काम भी शुरू हो गया था इसमें कोई दो राय नहीं, और काम हुआ था। इसकी वजह से आज, लेकिन उसके बाद में आज दिन तक काम क्यों रोका गया? बाईतू की जनता के साथ में सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। बाड़मेर के अंदर पानी आ गया, मैं कहता हूं बाड़मेर के अंदर पानी आ गया, बालोतरा के अंदर पानी आ गया, लेकिन बाईतू को सिर्फ इसलिए पीछे रखा गया कि आप एमएलए साहब के और मुख्यमंत्री के नहीं बनती आपस में, इसकी वजह से बाईतू की जनता आज इसका भी जवाब लेंगे, मुझे एक बात बताइए, यही सारे मुद्दे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर बीजेपी अपनी तरफ से बात कर रही है, जो मैंने कैलाश जी से सवाल पूछा वही मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, तो बीजेपी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? वो भी कोई ठोस काम ऐसा नजर नहीं आता जो जिसको देखकर कहा जाए क्षेत्र में विकास हुआ है। बीजेपी के टाइम ठोस काम क्यों नहीं हुए? वसुंधरा जी सरकार में 3 स्कीम पानी के लिए, बाईतू विधानसभा पूरे जिले के लिए 3 स्कीम शुरू हुई। बाद में लिफ्ट कैनाल योजना 2007 में, जिसका काम मतलब 2008 तक मतलब बाड़मेर सीमा तक काम मतलब लगभग हो गया था। उसके बाद फरसूंड, पोखरण, सिवाना योजना ये 2005 में वसुंधरा जी ने शुरू की और 2008 तक पोखरण तक पहुंच गई। वो योजना आज की वहाँ पड़ी है, और अब ऊपर चुनाव आने लगे तो वसुंधरा जी के सरकार में 2008 में खरीदे हुए पाइप सीधे, जो मतलब इस स्कीम में क्या था, पहले मतलब जल स्टोरेज बनाया जाएगा, उन स्टोरेजों को पीएचडी से जोड़ा जाएगा, पीएचडी जोड़ने के बाद पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उन पाइपलाइन को जल स्टोरों से जोड़ा जाएगा और उसकी सप्लाई होगी। मगर इन लोगों ने वो चीज छोड़ दी, सीधी पाइपलाइन पोखरण से डालनी शुरू की और सिवाना की तरफ ले जा रहे हैं। क्या मालूम वो पाइप कैसे निकल, पानी कहाँ किस तरह से होगा। दूसरी थी अपना दवा समुद्री खंडप योजना, उस योजना 2007 में शुरू हुई और 2008 में नागाना, बाड़मेर जिले के नागाना तक पहुंच गई, मगर वो योजना आज वहाँ का वहाँ है, वहाँ के कोई किसी तरह की पानी की व्यवस्था नहीं हुई। और शिक्षा के बारे में तो आपको ध्यान होगा, इस क्षेत्र में लेकिन यहाँ पर महाविद्यालय वसुंधरा जी ने भी नहीं खुलवाया। कहाँ वसुंधरा जी ने महाविद्यालय की मतलब घोषणा पत्र में नहीं की, कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र में बाईतू की घोषणा पत्र में बाईतू का महाविद्यालय का था, आज दिन तक वो वहाँ का वहाँ है। ठीक है, ये जो शिक्षा के बारे में कह रहे हैं, शिक्षा के बारे में 5 साल तो ये कहीं गए, कोई विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ, ना कोई नया विद्यालय खुला, और अब इन्होंने सोच लिया
कि वसुंधरा जी की सरकार आएगी, इस कुशासन खत्म होगा और सूर आ जाएगा। इसलिए इन्होंने कि हम अपने को तो कोई न तो 5 साल में कोई अध्यापकों की भर्ती में आप बिल्कुल देख लो, भर्ती निकाली, इसमें टेंट परीक्षा की कुछ भी किया, जो ही भर्ती में लोग भर्ती में आए लोगों के फिर कोर्ट स्टे लगवा दिया। इस तरह की आज दिन तो कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं की। और वसुंधरा जी के सरकार में अब इन्होंने 4 साल खत्म, 5 साल खत्म होने लगे तो जब भी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है और नए विद्यालय खोले गए हैं, जो आने वाली सरकार देखती रहेगी, इन पे कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यहीं पर हमारी जनता बेचारी हो जाती है जब 4 साल सरकारें कुछ काम नहीं करती, 5वें साल में चुनावी बजट लेकर आती हैं, उसमें बहुत सारी घोषणाएं करती हैं और 4.5 साल के बाद अचानक लगता है कि जैसे योजनाओं का पिटारा खोल दिया है सरकार ने। कुंभाराम जी, तमाम बातें हो रही हैं, योजनाओं की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वाकई स्थिति है क्या? केवल तू मैं तू करने से काम हो जाएगा इस क्षेत्र में? सबने राज किया है। ऐसा है साहब, जो पार्टियां और जो उम्मीदवार वादे करते हैं उनको कोई पूरा नहीं करता है। या तो उम्मीदवार में एबिलिटी नहीं है, या सरकार के पास योजनाएं नहीं है, और या ये सरकार की कमजोरी है, या इस जनता के साथ धोखा है। लेकिन इस डेजर्ट एरिया के अंदर में जितना, जैसे हिल एरिया में छूट है और सभी साइडों में जैसे ट्राइबल एरिया उसमें भी छूट है, यहाँ कोई आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है तो उसके अंदर छूट नहीं है, और कोई भी स्पेशल वैकेंसी है किसी भी केंद्र सरकार की ओर से नहीं है, राजस्थान सरकार की ओर से हमें कुछ पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ किसानों का और यहाँ जनता का कोई भला कार्य नहीं हो रहा है। जनता अब इस चीज़ को देख रही है कि जो गवर्नमेंट वादे करती है क्या वो पूरे करती है, और पूरे नहीं करती है तो जनता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। और जनता ये प्रतीक्षा कर रही है कि जब जनता के पास ये चीज़ पहुंचेगी तो उसका जवाब जनता देगी। यहाँ की विधानसभा की, यहाँ की जनता के पास ऑप्शन है, जनता के पास में यहाँ, क्योंकि एजुकेशन से पिछड़ा होने की वजह से अगर यहाँ एजुकेशन होता तो इसका जवाब पहले मिल जाता, लेकिन अब एजुकेशन से पिछड़ा होने की वजह से जनता जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन फिर भी जनता अपने एफर्ट से आगे पहुंच गई है और जनता आज शिक्षा प्राप्त करके इस जनादेश के अंदर जवाब देने जा रही है। इस जनादेश में जनता जवाब देने जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौट कर आएंगे और जनता से ही बातचीत करेंगे, जनता से ही शुरुआत करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो बातें कुंभाराम जी ने की, रमन जी ने की, कैलाश जी ने की, बालाजी ने की, उन बातों को वो किस तरह से देख रहे हैं। एक ब्रेक, तुरंत लौट कर आते हैं।